गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीपीएससी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। जो सिलेबस है, टॉपिक्स है, उसके अनुसार ही हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। आज हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने सबूत दिखाएंगे कितने क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से। ठीक है, तो 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा ये, जो पिछले साल हुआ है। ठीक है ना, अभी जो होने वाला है 2024 वाला होगा। ये जो होगा सीजीपीएससी प्री का एग्जाम 2024 वाला 9 फरवरी को होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग इसमें टॉपिक देख लेते हैं कितने कितने कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। 2023 में इतने ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखने हैं सभी, जितना भी साल होगा पीएससी एग्जाम। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के इतिहास एवं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, इससे 9 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद है भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इससे भी 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से 8 क्वेश्चन, भारतीय दर्शन कला साहित्य से 4 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल से 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट पर्यावरण से 1 क्वेश्चन। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी जो प्री के एग्जाम में फर्स्ट पेपर होता है, यानी कि जीएस का पेपर, यही मेरिट लिस्ट बनाता है। और इसी फर्स्ट पेपर में ही 50 क्वेश्चन सिर्फ कहाँ से आते हैं? छत्तीसगढ़ के सामान्य इतिहास से आते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, जनजाति, कला संस्कृति, इतिहास, ये सब तो है, जनजाति, पंचायती राज, ये सब पूरा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो छत्तीसगढ़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 9वां पॉइंट से। छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, भौतिक दशाएं, जनगणना, पर्यटन केंद्र से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्ति से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, परंपराएं, तीज त्योहार से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, वन एवं कृषि से 4 क्वेश्चन। और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से 13 क्वेश्चन। देखिए, और छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन से 4 क्वेश्चन। और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन। दोस्तों देखिए इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, उसमें टॉपिक वाइज ही देखने वाले हैं, आपको लाइन से नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरा 100 तक हम लोग टॉपिक वाइज ही देखेंगे। तो भारतीय इतिहास का 8 क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहेगा, ऐसे देखेंगे। ठीक है, इससे आपकी तैयारी आपको अच्छे से होगी और आपको अनुमान भी लग जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे पीएससी, तो किस प्रकार पेपर आते हैं, इतिहास से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक का आप लोग ज़्यादा तैयारी करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, सभी आपको पता लग ही गया होगा। देखिए सबसे ज़्यादा पंचायती राज छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर से आ रहे हैं। देखिए इधर भारतीय इतिहास से आ रहा है, भारतीय भूगोल से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी के एनालिसिस करना है तो एक पेपर ही पर्याप्त रहेगा, कोई भी साल का हो, जो हम लोग 2023 का सॉल्व कर रहे हैं, जो पिछले ही वर्ष हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमारे स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारतीय इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से होगा शुरू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो लिखा भी हुआ है आंसर इसमें, 1942 में शुरू किया गया था। आप सभी जानते हैं 8 या 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसको पढ़े हैं, इसको सभी जानते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कांग्रेस से तो क्वेश्चन हर बार आता है। देखिए लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इसमें क्या होगा? सही पूछा गया है, तो आंसर इसमें 1 व 2 दोनों सही है, क्योंकि 1885 में ही हुआ था, दिसंबर में। ठीक है, याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने, ये भारतीय इतिहास से ही चल रहा है ना, इसको हम लोग को क्रम से जमाना है। देखिए लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास के जो क्रम मतलब घटनाएं हुई उसको हमको क्रम से जमाना है। चलिए मार्ले मिंटो सुधार की बात करें, तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये आया था दोस्तों 1909 में आया था अधिनियम।
जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ है? 1919 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ है। और अगस्त प्रस्ताव ये कब हुआ है? 1940। तो बिल्कुल सही जमा हुआ है, देखिए इसी में। ठीक, ये जो क्रम है आप लोग जमा सकते हैं। जो सबसे पहले हुआ है उसको सबसे पहले रखना है, बाद में हुआ है उसको सबसे बाद में रखना है। मतलब 1909 में ये घटना हुई है तो पहले रखे हैं, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हुआ है उसको बाद में रखे हैं, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था इसलिए इसमें रखे हैं इसको, और अगस्त प्रस्ताव प्रस्ताव जो है 1940 में हुआ था। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको जमाना रहता है ऐसे वाला क्वेश्चन को। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो मध्य भारत में मीनार थी इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लिखा हुआ है 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। 180 फीट ऊंची बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार। चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। बिल्कुल सेकंड वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इतनी ऊंचाई भी है और ये 4 मंजिल, 4 मीनार बोलते हैं ना वही वाला है, ठीक है ना, चांद मीनार करके जो 4 मंजिल है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों केवल 2 बस सही होगा, ठीक है ना। पहला जो है इसमें गलत है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है? लगभग 3 फीट होता है। तो लगभग ये कुतुब मीनार है, हम लोग बात करते हैं 72 के आसपास, मान लो 70 लेता हूँ तो 7 या कितना हो गया? 21 फीट हो गया लगभग, ठीक है। इसमें कम दिया है, ठीक है, तो याद रखना इसलिए वो गलत है। कौन सा सही रहेगा? केवल 2 बस सही रहेगा और सही पूछा गया है हमको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। रोलेट एक्ट से आ गया। आप सभी जानते हैं रोलेट एक्ट में बार बार पढ़ाया हूँ, आखिर रोलेट एक्ट क्या है एक बार सुन लीजिए। कि अंग्रेज लोग ऐसा अधिनियम बनाया था सन 1919 में कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति पर अगर डाउट है कि उन लोग अंग्रेजों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं या कुछ विद्रोह कर सकते हैं तो उनको शक के आधार पर ही गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को, ठीक, यही रोलेट एक्ट था। इसी को काला कानून भी कहा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। तो रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित रहा। उसके बाद है रोलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। बिल्कुल सही बात है, इसी की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसी भी व्यक्ति मतलब भारतीयों की बात हो रही है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेजों द्वारा नियम बनाया गया था। रोलेट एक्ट मतलब यही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला क्या है? अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ है ये रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट का ही विरोध करने के लिए इन लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर शहर में है, जलियांवाला बाग में। और यही क्या क्या हुआ है फिर, ठीक है, गोली चल गई जिससे बहुत लोग की क्या है मृत्यु हो गई, जनहानि बहुत हुई, ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय इतिहास से। तो शासक राजवंश संगमा सुलुव तुलुव किससे संबंधित है? सुलुव तुलुव दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। सुलुव तुलुव अरविंदु, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस लेकर के लिखा है, SARAIS शब्द का अर्थ है। देखिए इसमें देखते हैं मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में आखिर ये क्या है। देखिए ये दोस्तों याद रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सराइस करके देखिए। पहले क्या था देखिए, इसमें लिखा है किसानों पर लगाए गए एक प्रकार का कर। उसके बाद है धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी। और एक है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय एवं विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी प्रवास आवास प्रदान करना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि CGPSC ने अमेंडमेंट आंसर क्या लिया है, ठीक है। इसमें तो यही लिया हुआ है इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये आपके लायक क्वेश्चन है, वो आपके लायक भले क्वेश्चन नहीं था लेकिन आपको जो पता है वो बस गलत नहीं होना चाहिए। ये सभी जानते हैं अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो दोस्तों याद रखना 1526 में हुआ है। अगर पानीपत का तृतीय युद्ध देखें तो कब हुआ है? ये 1556 में हुआ है। क्लियर है? पहला, दूसरा और ये तीसरा। पानीपत जगह कहाँ है? तो दोस्तों ये हरियाणा में है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है? किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते हैं भारत के इतिहास में कि भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में, ठीक है, तो भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इनकी रचना कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश भी है, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग भारत का भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक भूगोल की बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए इसी में कर रहे हैं हम लोग, 10 मिनट हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। देखिए 9 क्वेश्चन भारत के भूगोल से आया हुआ था, अब जो आगे क्वेश्चन होगा भारत के भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक भूगोल से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए भारत के भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आया हुआ है। देखिए कूट में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय आखिर होता क्या है? जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो, जैसे आप सभी जानते हैं। ठीक है, एक मिनट इधर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो है भारत इधर, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। ये जो हमारा त्रिभुज के आकार बना रहता है ना, ये वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है हमारा भारत का, ठीक है ना। तो इधर साइड समुद्र है, इधर है, और नीचे साइड भी समुद्र है, ठीक है ना। तो तीन ओर से घिरा हुआ स्थल क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्रायद्वीप कहलाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीप, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज का आकार, ठीक है, ये क्या होता है? मतलब जमीन है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, ये है। दूसरा लिखा है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी सीमा बनाती है। बिल्कुल सही बात है। कार्डमम पहाड़ी यहाँ पे है, एग्जैक्ट आप लोग लोकेशन देखेंगे, यहाँ पे है कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पे है कार्डमम की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी इधर साइड हो गया, गिर इधर हो गया, ये भी वही है, दक्षिण में कार्डमम तो है ही। और दिल्ली उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, मतलब ये भी आएगा लगभग क्या है, प्रायद्वीपीय के अंतर्गत आता है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोनों होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब। ये भारत के भूगोल का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगो द्वीपों से बना हुआ है। बिल्कुल है, मूंगा द्वीप पाया जाता है उधर जिधर मोती वगैरह बनता है, ठीक है ना, ये वाला है मूंगा द्वीप। उसके बाद है, इन्हें लेकाड्यू, मिनिकॉय व अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। लक्षद्वीप को क्या नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप का ही पार्ट है, मिनिकॉय अमन द्वीप करके, अमीन द्वीप करके। उसके बाद है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। अब बात करते हैं इधर हम लोग, ठीक है, ये भारत का मैप हो गया। लक्षद्वीप बात करें तो किधर है दोस्तों? बताइए। लक्षद्वीप तो खुद इधर है, ठीक है ना। और ये कौन सा तट है? केरल का तट कौन सा कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। और इधर तमिलनाडु राज्य, इधर कौन सा कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। और इधर क्या है? अंडमान निकोबार है, फिर द्वीप समूह। इधर क्या है? लक्षद्वीप वाला है। तो आप खुद देखिए, लक्षद्वीप मालाबार के समीप है कि कोरोमंडल के समीप है? तो इधर साइड है। तो इसमें क्या लिखा है? लेकिन देखिए कोरोमंडल लिखा है, तो ये तो गलत हो गया ना, तीसरा। तो आंसर कौन सा रहेगा? सही छांटना है हमको, तो केवल 1 व 2 रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है भारत के भूगोल से, कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो दामोदर घाटी परियोजना है। ये कब बना था? तो याद रखना है 1948 में बना हुआ था। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर यह आधारित है। प्रथम भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है भारत के भूगोल के अंतर्गत, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है। काट कर जलाए जाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि भी कहा जाता है, किधर होती है झूम कृषि? या इसी झूम कृषि क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब क्या होता है कि जंगल को साफ करके उसमें खेती किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बदल बदल के उन लोग खेती करते हैं, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान, उसी को झूम कृषि या बदल बदल के घूम घूम कर कृषि करते हैं। किधर करते हैं? इधर नागालैंड के लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। जो भारत का इधर पूर्वी सीमा है, ठीक है ना, इधर पूर्वी सीमा हो जाता है,
उधर के लोग मतलब इधर करते हैं नागालैंड के लोग, ठीक है। तो याद रखना है, उत्तर पूर्वी राज्य इसी को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, देवप्रयाग अलकनंदा और कौन सी नदी का संगम पर स्थित है? देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों। और यहीं से तो ये इसी का नाम गंगा होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि एक साइड कौन सी नदी निकलती है, इधर अलकनंदा निकल रही होती है, ठीक है ना, याद रखना है। और एक साइड इधर देखते हैं, ठीक है, एक क्या है, अलकनंदा जो है इधर सतोपंथ हिमानी है, ठीक है, सतोपंथ हिमानी निकलती है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक देवप्रयाग नामक स्थान अलकनंदा और इधर क्या है, भागीरथी नदी मिलकर आती है, ठीक। हम लोग भारत के भूगोल में देख ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 6वां नंबर, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी, अब सभी जानते हैं हिमालय हम लोग पर्वत जो पढ़ते हैं ऐसे भारत के भूगोल में, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है आप लोग जानते हैं, इधर ट्रांस हिमालय, ठीक, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक बोलते हैं। सबसे बाहर हिमालय के यही अंदर साइड हो गया, या बाहर साइड इधर, सबसे लास्ट यही है शिवालिक। तो कौन सा आंसर होगा? शिवालिक होगा दोस्तों, ठीक है। 7वां नंबर देखते हैं, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रेगिस्तान बोल रहा है, डिजर्ट की बात बोल रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट लिखा है, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर किनारे पर स्थित है। आप सभी जानते हैं, एक बार मैप के थ्रू आप देखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है। मैं ऐसी मैप बना दिया हूँ। देखिए रेगिस्तान इधर राजस्थान का इलाका है और अरावली पहाड़ी किधर है? दिल्ली से इधर गुजरात राजस्थान में फैला हुआ है, तो इसके पश्चिम में पड़ रही है जो है रेगिस्तान, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। सभी जानते हैं आप लोग कि राजस्थान में क्या वर्षा होती है? कम वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए पानी कमी रहती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। बिल्कुल सही बात है, लूनी नदी है, लूनी नदी जो है इधर बहती है, और लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो भूमि में विलीन हो जाती है, भूमि में ही, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी सही है, उपरोक्त तो सभी सही होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है भूगोल का। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद मतलब रहने वाला नदी द्वीप है, जहाँ बसावट है, रहते हैं लोग, नदी द्वीप है माजुली। तो ये कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ है ये? असम में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, असम में है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भारत का संविधान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। 17 मिनट हो गया है, अदरवाइज आप लोग खुद बोर हो जाते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो हर टॉपिक का मैं डाल रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।